नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय अकेडमी एंड मोटिवेटर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सी टेट 2019 का जो जुलाई का पेपर हुआ था, उसमें हम सी डी पी का सेक्शन को सॉल्यूशन करेंगे। उसके 30 प्रश्न देखेंगे किस तरह से वे प्रश्न आए थे। क्योंकि साथियों, आपका जो सी टेट का एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन कर दिया गया है। जैसा आपको पता होगा, 20 अगस्त 2023 का इसका पेपर है। तो साथियों, आपको पेपर देने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर देखने चाहिए, जिससे आपको आइडिया लग सके कि पेपर में प्रश्न जो है किस तरह से पूछे गए। क्योंकि 50 से 60% जो है प्रश्न हूबहू प्रीवियस ईयर के ही उन्हीं में से घुमा फिरा कर क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो हम CDP का सेक्शन करेंगे, तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने सभी साथियों को। बी एड ग्रुप और BTC ग्रुप के जितने भी हैं उन सबको शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? तो ऑप्शन पहला दे रहा है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? सेकंड, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पहले स्थूल चीज़ें सिखाई जाएंगी, उसके बाद सूक्ष्म की तरफ जाएगा। शिक्षण सूत्र भी एक स्थूल से सूक्ष्म की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं एडोसल्स, यानी किशोरावस्था, जिसमें वयस्कता के लक्षण पाए जाते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर फोर थोड़ा स्टोरी है, आपको समझना है क्या है स्टोरी है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो मतलब हिंज नामक का एक व्यक्ति है, उसकी पत्नी बीमार है और एक बच्चा कहता है कि अगर वो चोरी करता है तो वो पकड़ा जाएगा और जेल में भी डाल दिया जाएगा। तो कोलबर्ग के अनुसार क्या है? तो कोलबर्ग के अनुसार ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, दंड और आज्ञा पालन। थर्ड। आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेवाइगोस्की क्या कहते हैं? लेवाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो वह है व्यक्तिगत वार्ता। और जीन पियाजे के अनुसार यही चीज़ पूछ ली जाएगी कि मौखिक संवाद को बच्चे अपने आप से करते हैं, वाइगोस्की के अनुसार क्या है? तो उसमें आ जाएगा निजी वार्ता, सॉरी अहम वार्ता। पियाजे के अनुसार अहम आ जाएगा और वाइगोस्की के अनुसार इसमें राइट आंसर है व्यक्तिगत वार्ता या निजी वार्ता। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करता है या किसको प्रदर्शित करता है? तो ये करता है जेंडर रूढ़वादिता को, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उससे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए कह रहा है उसे अस्वीकार करना चाहिए, सेकंड कह रहा है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, डी कह रहा है ध्यान नहीं देना चाहिए। तो तीनों ये गलत है। ऑप्शन डी एकदम सही है, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना और उसकी बात समझनी चाहिए। 7 का डी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा क्या है? यह संप्रेषित
करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ये एक शिक्षक को करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो वकालत कर रहता है इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को समावेशी शिक्षा देना। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ऑप्शन नंबर इसमें लगेगा डी, सॉरी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इंक्लूसिव एसिव, सभी को समान शिक्षा देना, चाहे वो बच्चा पिछड़ा बच्चा हो या प्रतिभाशाली हो। ठीक है, कैसा ही बच्चा हो उसको समावेशी शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन ए पहले रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 कह रहा है, ये मिलान करवा रहा है। एक तरफ आपके दिए गए हैं, पहला दे रहा है प्रतिभाशाली की क्या पहचान है? तो प्रतिभाशाली बालक की पहचान है कि वो शीघ्रता से किसी काम को आसानी से कर लेता है, तो यानी डी इसमें लग जाएगा। सेकंड कह रहा है अधिगम अशक्तता क्या है? तो यानी पढ़ने में, धारा प्रवाह में पढ़ने में कमी आती है। तीसरा कह रहा है सृजनात्मक बच्चा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, तो ऑप्शन मतलब तीसरे का बी लगेगा। और चौथा ADHD, इसमें जो है आसानी से विचलित होने की आदत है, तो इसका फोर्थ का सी, तो यानी इसका आंसर जो रहेगा वो पहला आंसर लग जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे कब प्रभावी रूप से सीखते हैं? तो जब ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। सेकंड कह रहा है भी पाठ्य पुस्तक में दिए गए तत्वों को याद करते हैं, तो ये तो होगा नहीं, याद करते हैं, ये तो सेकंड। वे श्यान पट्ट पर अध्यापक को द्वारा लिए गए उत्तरों को नकल करते हैं, ये भी नहीं होगा। फोर्थ कह रहा है विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, एकदम सही, एक्टिविटी बेस पर काम करते हैं, तो यानी 12 का आंसर फोर्थ होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों को कक्षा में प्रश्न के लिए क्या करना चाहिए? तो प्रेरित करना चाहिए उनको कि बच्चे प्रश्न को पूछें। 13 का ये आंसर सही है। 14 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है इसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? तो पहली नहीं है, कंठस्थी करना यानी रट्टा मारना नहीं है, मेमोरिलाइजेशन एंड रिकॉल, ऑप्शन नंबर ए। 15 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी क्या होते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है उसके लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। सेकंड कह रहा है निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। क्या उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होते हैं। अगर टीचर बच्चों की तारीफ करेंगे, उनकी कहेंगे बेटा तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तो बच्चा अपने आप में क्या होगा? मोटिवेट होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों की गलतियां क्या सिखाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, यानी बच्चों की जो गलतियां एक अधिगम का एक भाग होता है, उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। ठीक है, थॉर्नडाइक ने भी कहा है कि गलतियां त्रुटि ही करेगा बच्चा, तो त्रुटि करते करते धीरे धीरे बच्चा सीख जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मूल्यांकन को क्या करना चाहिए? मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर। 18 संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है? तो अधिगम संरचनात्मक दृष्टिकोण से अधिगम क्या है? तो अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। नीचे लिखी हुई स्थिति किसी सिद्धांत को दर्शाती है? क्या बताती है? जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है।
तो किस कारण है ये है आपके, इसको बताती है कि संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं, क्योंकि संज्ञान और संवेग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इससे रिलेटेड है। आगे, एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है, किस तरह से प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूति, अनुमान लगाने एवं बहु विकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, वह विधियों जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वयं पहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है। तो यह है अधिगमकर्ता केंद्रित, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बुद्धि जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। क्या है, बुद्धि बहुआयामी है, जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है। बच्चा का प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम क्या है, तो परिवार, ऑप्शन नंबर 1। 24, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि बच्चों की सोच वयस्कों से भिन्न होती है, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तीसरा, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चौथा, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो गुणात्मक रूप से बच्चों की सोच होती है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा 24 का। आगे 25, जेंडर एक क्या है। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, ऑप्शन 3। 26, निम्नलिखित में से विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान क्या है। तो सही पहचान है शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल। 27, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। क्या सही है, ऑप्शन कह रहा है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा उन्हें सीखने में सक्षम है। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिक रूप द्वारा पूर्ण निर्धारित होती है, ऐसा नहीं। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। डी करा, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए प्रयासगत एवं दंडित करना होता है। तो ये नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है, यानी सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम है। ठीक है, आगे चलते हैं 28 वाला। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषण के रूप में देखा जाता है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 29, लेवाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है एक सामाजिक गतिविधि, ऑप्शन 1। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करती है, यानी विशेषता क्या है। तो यानी विचारों के उन्नतक्रमीणता की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो साथियों, आपने जैसे देखा कि हमने सीटेट जुलाई 2019 का जो है CDP का पेपर सोल्यूशन किया है। इस वीडियो को पूरा शेयर करें, इससे और बच्चों का भला हो सके। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।